ये हमारा पुराना साथ है जो पहले कभी 1-to-1 में हुआ करता था। आजकल बस ये है कि कुछ लाइटें और कुछ मंच बड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे भारत अपडेट के इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम हमने रखा है कुशल नेतृत्व बढ़ता उत्तर प्रदेश। कुशल नेतृत्व इसमें कुछ शक नहीं है। बढ़ कैसे रहा है, कितनी रफ्तार है और कितनी तेजी से बढ़ना है, इस पर सर कुछ चंद सवालात होंगे। आगरा में सर आपको जाना जाता है भागीरथ के नाम से, गंगा जल आप लेकर आए। ये आपका स्नेह है। चलिए, हमारी इस बीच की दौर की बात है जब हम लोगों ने ये लगा करते थे कि कहाँ तक पहुँच गई टनल, कहाँ तक पाइपलाइन डल रही है। आप जब विजिट करने जाते थे खुद अपनी तरफ से रात दिन मेहनत कर रहे थे उसके लिए। आपने भी धूल खाई है हमारे साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि हमने गंगा जल तो ले आया, लेकिन जो स्थिति यमुना की अभी बनी हुई है, दिल्ली सरकार का एक एजेंडा है। देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर वहाँ के तमाम मंत्री लोग लगे हुए यमुना के ऊपर। आगरा में यमुना कुछ अलग हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, गोकुल बैराज के बाद सिर्फ नाले और नालियाँ जुड़ जाती हैं। ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं उसके शुद्धिकरण के लिए जी। लेकिन वो इतने असरदार नहीं हो सकते या कहीं ना कहीं उसमें खामी हो जाती है। तो यमुना का पानी तो मैला है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो ये पाप कहाँ से चले आ रहे हैं? ये राज कपूर ने दिखाया था जी। फिल्मों से। लेकिन कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, दिल्ली ओखला के नाले ढोते ढोते ये हमारी किचन और हमारी बाथरूम में बता देते थे पहले। अब जब से गंगा जल आ गया है तो ये सब मिथक टूट चुका है। मथुरा में अब कालिया नाग की जरूरत नहीं है, काली यमुना दिखती है। अब अगर यहाँ आकर देखें तो ताजमहल के जिस पीछे जो खूबसूरती सौंदर्य बढ़ाता दिखती थी यमुना नदी, अगर अब बरसात हो जाएगी तो फिर से हो सकता है वही ओवन पर दिखाई देगी। लेकिन ये 12 महीने देखने के लिए जो कवायद है, उत्तर प्रदेश सरकार, चूँकि अब अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, सब में बहुत अव्वल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी पानी, उस पर अब योगी सरकार का कितना फोकस होगा? स्वच्छ पानी चाहिए। आपके लिए तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि भाई आगरा की सब तमाम जनता जो है धन्यवाद करती होगी कि आपने यहाँ पर गंगा जल पहुँचाया। अब जो यमुना में जल है उसको कितनी प्राथमिकता दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा आपसे कि जब यमुना का मूलतः पानी गड़बड़ था और कम भी था, इसी वजह से गंगा जल प्रोजेक्ट को मैंने पुनर्जीवित करवाया, उसको चालू करवाया और गंगा जल अब आगरा में आ गया। जी। तो वो आगरा की समस्या का निदान हो गया। आज गंगा जल आपकी इस बोतल से अच्छा जल है जो घरों में नलों से आ रहा है। जहाँ तक यमुना का सवाल है, मैंने बताया आपको कि चूँकि गोकुल बैराज पर रोक दिया गया है यमुना का, जो वास्तव में यमुनोत्री से आ रहा है। सही। तो अब इधर उधर के कल कारखानों का प्रदूषित पानी, नाले नालियों का प्रदूषित पानी, उसको ट्रीटमेंट भी किया जाता है, लेकिन वो आगे आता है। धीरे धीरे बहता पानी स्वयं स्वच्छ होता है, यह भी एक प्रक्रिया है। तो उसमें आगे जाके स्वच्छ हो जाता है। अब सर, आगरा चूँकि स्मार्ट सिटी है, आगरा में एजुकेशन के लिए भी लोग प्रोजेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन हब बनाया जाए, साइबर सिटी बनाई जाए। आप चूँकि एजुकेशन आईटी आप देख रहे हैं, साइंस देख रहे हैं, तो सर अगर उत्तर प्रदेश में आगरा की जगह देखी जाए तो ताजमहल के अलावा क्या हम कोई और ऐसे डेस्टिनेशन तैयार कर रहे हैं जहाँ पर हम उसको एक अलग पहचान के तौर पर देख पाएंगे? आगरा, मथुरा, आसपास के इलाके जितने भी हैं उसको। देखिए, ये पीड़ा मेरी भी थी जो आपकी है। आगरा में आए कोई व्यक्ति, ये मुग़ल, वो मुग़ल, ये मुग़ल। आगरा मुग़लों से पहले भी था। बिल्कुल। आगरा मुग़लों के बाद भी है। बहुत शानदार। इतिहास भी है, संस्कृति भी है। लेकिन वो पिछले सरकारों के दौरान परोसा नहीं गया जनता के सामने। अब हमने कोशिश की है। जी। आगरा में ये ताज नगरी में एक जोनल पार्क था जी। 19.5 बीघे का। हाँ हाँ। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने देखा, दोपहर का वक्त था, मैं अंदर गया तो कुछ कॉलेज के बच्चे बच्चियां वहाँ पर टहल रहे थे।
जानकारी ली तो बोले ये सुबह मॉर्निंग वॉक होती है, दोपहर में इवनिंग वॉक, और शाम को, और दोपहर में ये। मैंने कॉन्सेप्ट दिया फिर यहाँ के प्रशासन को कि हम क्यों ना इसको ब्रज संस्कृति का परोसन केंद्र बनाएं, कृष्ण के आधार पर हम यहाँ इसको सजाएं। कृष्णकालीन वनस्पतियाँ, करील, कदम वगैरह वगैरह। अब वृंदावन वृंदावन क्यों कहलाता है? वृंदा मीन्स तुलसा जी। तुलसा जी की 100 प्रजातियाँ हैं निधि वन में। उनको यहाँ पर 1 बीघा में लाइए, रोपित करिए, उनके औषधि गुण बताइए। फिर ऐसे उसके 1.5-2 बीघा में मुक्ताकाशी मंच हो, मुक्ताकाशी मंच में रासलीला और कृष्ण लीलाएँ हों। रात में स्टे करेगा व्यक्ति जो पर्यटक होगा, और चारों तरफ इसमें गीता के उपदेश से संबंधित चित्र और कैप्शन, कृष्ण लीला के संबंधित उनके चित्र और कैप्शन, इस तरह से इसे गीता गोविंद वाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ब्रज संस्कृति का एक पर्यटक स्थल बनेगा। उसने काफ़ी काम किया है उसमें। हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट अभी उसमें उतरा नहीं है, और आज मैंने आज ही दिल्ली के एक बहुत बड़े इस विजनरी से बात की है कि आप आइए और आप आके ज़रा मेरे कॉन्सेप्ट को समझकर फिर इनको बताइए, और इसको उस तरह विकसित किया जाए, एक पर्यटन स्थल बनेगा ब्रज संस्कृति का। दूसरा जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हर सांस्कृतिक केंद्र का उत्थान उसमें आगरा में भी हो रहा है। तीसरा, मैंने शिवाजी महाराज के नाम पर मुगल एम्पोरियम का नाम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, क्योंकि मुगल एम्पोरियम का मतलब था मुगलों का इतिहास दिखाना। वही बात कि आगरा मुगलों से पहले भी था, मुगलों के बाद भी है। और हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है, तो वेद काल से लेकर अब तक की एसेट्स हमें दिखाए जाएं। उसका नाम मैंने सुझाव दिया था, या तो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का, या राणा संग्राम सिंह का भी इतिहास आगरा से जुड़ा हुआ है, उनके नाम पर रखा जाए। महाराज जी ने उसका नाम शिवाजी महाराज पर रखा। 4 गैलरी हैं उसमें, हर गैलरी में अलग अलग काल की उसमें प्रदर्शन किया जाएगा। निर्माण हो रहा है आदिकाल से लेकर धीरे धीरे। तो मुगलों की एक गैलरी रह जाएगी, बाकी हमारी भारतीय संस्कृति की और भारतीय इतिहास का वहाँ प्रदर्शन होगा, जो कि भारतीयता को दिखाएगा, हमारे हिंदुत्व को दिखाएगा, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बताएगा। समेटेगा नहीं आगरा को मुगलों के बीच में। ठीक है, मुगलों का इतिहास है, हम उसे मना नहीं करते। ऐसे ही शिवाजी महाराज कहाँ कैद थे, ये एक मिस्ट्री थी, उसको खोजा मैंने। इतिहासकारों से बात की, पुरातत्वविदों से बात की, जयपुर तक गया। वहाँ से क्योंकि ये सब मालूम पड़ गया था कि राजा राम सिंह जो तत्कालीन जयपुर महाराज मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे थे, उनकी कोठी में नज़रबंद थे। किंवदंती हमने सुनी थी कि लाल किले में थे। नहीं, लाल किले में कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी पर्सनैलिटी को कैद कर सकता था। तो पता लगा तो वहाँ मालूम पड़ा कि ये वो स्थान है। अब वो स्थान कहाँ पर है भाई, उसको खोजा, तब निकला मीना बाजार की कोठी जो है वह स्थान है जहाँ पर शिवाजी महाराज को। कहाँ पर है? मीना बाजार की कोठी आगरा में। हाँ। वो स्थान है जहाँ शिवाजी महाराज कैद थे। फिर उसको स्मारक बनाने के लिए प्रयास किया। आज उसको एक्विजिशन की कार्रवाई लगभग अंतिम दौर पे है, पूर्ण हो चुकी है। अब वहाँ शिवाजी महाराज का ऐसा स्मारक बनेगा। वो कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में कि ताजमहल आने से पहले लोग जिस स्मारक को देखने आएंगे वो बनेगा, जो हमारे इतिहास को आने वाली नस्लों को बताएगा। दूसरी आगरा में मुगल धरोहरों के अलावा अब एक हिंदू धरोहर भी स्थापित की जा रही है। हमारे आगरा के सनातन इतिहास की धरोहर को परोसा जाए, संस्कृति उसके हमारे जो पुरुष हैं, जो पुरोधा हैं, उनके इतिहास को परोसा जाए। ये एक विषय है। और फिर दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो लोग उत्तर भारत विरोधी राजनीति करके अपनी दुकानें सजाते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा होगा। जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को एकात्मता के सूत्र में पिरोएगा, ये स्मारक वो स्मारक बनेगा। इसी तरह आगरा में नक्षत्रशाला, तो सर अभी मैं लेकर आया हूँ। आप एजुकेशन भी देख रहे हैं, मैं बीच में टोक रहा हूँ।
हमारे जो सिस्टम पाठ्यक्रम जो चला आ रहा है उसमें भी कई बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं उठा के तो ताजमहल आगरा, जैसे आपने अभी एक नई खोज की, अभी सरकार ने उसको सहमति दी, एक नया धरोहर हमारे सामने निकल के आया। ऐसे इतिहास मुझे याद है, एक इलाका है यहाँ पर मदनवन दरवाज़ा जो है गेट के पास में, जहाँ मैंने सुना है कि वहाँ कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं शहीद भगत सिंह को लेकर, कि वहाँ पर वो रहे थे, कुछ समय पढ़ाई लिखाई हुई, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ उन्होंने बम बनाया था, कुछ किया था। वहाँ सर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई। वो भी मेरे जहन में है। जी नाई की मंडी में एक कोठी है, वो एक बंगला है, ऐसा बंगला कहना चाहिए, एक मकान ऐसा है जहाँ भगत सिंह जी रहे थे। जी ऐसे ही नूरी दरवाजे में एक जगह है, नूर दरवाजे में। हाँ। जी वहाँ भगत सिंह जी रहे थे। तो वो भी मेरे जहन में है कि मैं उसको भी, लेकिन अभी एक टारगेट, वन थिंग एट ए टाइम, अगर सब बिखेर देंगे तो कोई पूरा नहीं होगा। मतलब वो भी लाइन में है। हमारे ठीक है, ये अच्छी प्रोजेक्ट बात में है वो। ठीक है। तो सर अब बात करते हैं एजुकेशन पर। सर एजुकेशन में पहले देखा जाता था कि जो सिस्टम यूपी बोर्ड को लेकर था, और हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज की स्थितियां नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ पे हम बात ही नहीं करना चाहते थे, हम लोग ग्रांट कमीशन की तरफ देखते थे। अभी इस पिछले 5 से 9 साल में क्या स्थितियां बदली हैं और क्या लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा को लेकर तय करके बैठी है सरकार? इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा आपको। पहली तो लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति से ये देश की शिक्षा चल रही थी। लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति है जिसके पिता ने जब, देखिए उनकी आप देशभक्ति और कौम भक्ति देखिए, हमारे लिए विपरीत थी वो, लेकिन उनके लिए ऐसे लोगों का अनुसरण अपने लिए करना चाहिए। उससे जब उसके पिता ने पूछा कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान, तो बोला मैं वो शिक्षा दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। तन से तो वो हिंदुस्तानी होंगे, दिल और दिमाग से वो अंग्रेज होंगे। ये शिक्षा पद्धति से हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और बन रहे थे। जैसे बच्चे को बता रहा है जी फॉर जेंटलमैन, बगल में फोटो टाई शाई और वाइट वाइट लगाए, तो बच्चा सोच रहा है जेंटलमैन ऐसा होता है। कैसा चुपचाप कदम दबे कदम से अंग्रेज बन रहा था वो। अपने गांव आया या उसके बाबा गांव से आए, वो धोती कुर्ता गमछा डाल के, ओह ही इज़ नॉट जेंटलमैन, वो जेंटलमैन बनने लगा, कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन बन गया। तो वो ऐसी शिक्षा दी गई हमको। अब और लोग कहते थे आज़ादी के बाद शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए या बदलिए या बदलनी चाहिए या बदलेंगे। ना बदलनी चाहिए वालों पे कोई ब्लूप्रिंट था, ना बदलेंगे कहने वालों पे कोई ब्लूप्रिंट था। तो अब मोदी जी जब से आए, NEP 2020 ये इंट्रोड्यूस हुई। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जिसका उसका मूल बिंदु था एक वाक्य, काले अंग्रेज। सही। इसका मूल बिंदु है 3 वाक्य में मैं समेटता हूँ। वैसे NEP बहुत विशाल है, 3 वाक्यों में मैंने समेटा है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। अब इस सरकमफ्रेंस में कार्यक्रम बनेंगे, पाठ्यक्रम बनेंगे और बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। और हिंदुस्तान के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। बेशक। तो सर चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ। अगर आगरा की बात की जाए, आगरा ब्रश सर्किट की बात की जाए, तो बहुत सारे परिवर्तन देखा मैंने। अभी SP सिंह बघेल साहब भी बैठे थे, उनसे भी मैंने कहा, मैंने सर जिस होटल में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके सामने ही अभी देखिए आप मेट्रो ट्रेन जा रहा है, डेवलप हो रहा है, आगे कुछ उसके और फेस होंगे। हमारे टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। टैलेंट मतलब जो लोग, हो सकता है किताबों में पढ़ने में ठीक ठाक ना हो, लेकिन वो अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अच्छा स्पोर्ट्स करते हो। हमारी सरकार इस पहलू पर कब ध्यान देने वाली है? क्योंकि मुझे लगता है आगरा को लेकर बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे रही हैं, बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ हम लूप कर रहे हैं। ऐसा है। देखिए खेलो इंडिया जो माननीय मोदी जी ने शुरू किया, आप जरा डेटा उठा के देख लीजिए कि मोदी जी की सरकार से पहले खेलों के जगत में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा आई एग्री और आज कहाँ धीरे धीरे पहुँच रहा है। करेक्ट। ये खेलो इंडिया की जो योजना है और जो खेलों को प्रोत्साहन देने की, अब आगरा में देखिए हेमलता काला, दीप्ति शर्मा,
प्रीति डिमरी, ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आगरा ने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है खेल में भी और पढ़ाई में भी। ये आगरा यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सबसे फिसड्डी यूनिवर्सिटीज में मानी जाती थी। बिल्कुल। आज नेक रैंकिंग में A+ ग्रेडिंग पे आई है वो, जो इस समय है। क्योंकि चुनौती थी मेरे सामने, हम पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधार रहे थे। और शानदार इतिहास भी रहा है इस यूनिवर्सिटी तो का। आगरा में भी हो। हाँ। आज मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ कमिश्नर साहब और डीएम साहब के साथ, क्योंकि वो आगरा कॉलेज के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जी। अब आगरा कॉलेज को नेक ग्रेडिंग में A++ कैसे मिले, इसकी ये मीटिंग लूंगा 4:30 बजे मैंने बुलाया है। चलिए, मतलब तो मिशन पूरा शिक्षा जारी का है। स्तर भी ऊपर उठे और उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा का जहाँ विस्तार हुआ है, उस शिक्षा में वहीं गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बहुत बड़ी बात है। एक सर आखिरी 2 लाइन में सर सुनना चाहूँगा, भारत अपडेट के तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए सर एक संदेश, भारत अपडेट के दर्शकों के लिए। क्या चीज़? भारत अपडेट के दर्शकों के लिए एक संदेश सर। अच्छा, आपसे अपेक्षा ये है कि गिलास खाली था अब तक, आधा भरा, तो सकारात्मक दिखाएं कि देखिए पहले स्थिति ये थी, आज स्थिति ये है। कानून व्यवस्था जो जिस चीज़ को उठा के देख लें, जिस फील्ड को उठा के देख लें, पहले से अब तक सुधार हुआ है। ये मीडिया का रोल होना चाहिए। हाँ, जो आधा खाली है उसका एहसास भी हमको कराना समीक्षा दोनों ही पहलू पर होनी चाहिए, पहले सकारात्मक, फिर जहाँ कमी छूट रही है वहाँ जाना चाहिए। जो कमी रह गई हैं उसका एहसास भी हमको कराते रहना चाहिए, लेकिन जो हुआ है वो जनता को बताते रहना चाहिए। बिल्कुल। यही अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। और मैं फिर से सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियों के साथ सर का अभिनंदन करें। और मैं बुलाना चाहूँगा अपने साथ संजीव जी को, और दामिनी अगर यहाँ है तो। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर आपके सकारात्मक और दूरदर्शी विजन ने इस कॉन्क्लेव में एक नई ऊर्जा भर दी है। अब चूंकि यहाँ पर वो क्षण आ चुका है जहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। और मंच पर इस वक्त भारत अपडेट के प्रधान संपादक विवेक पाठक जी, भारत अपडेट की डायरेक्टर दामिनी महू जी और डायरेक्टर संदीप